हेलो स्टूडेंट। ये ब्रेक के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्विंग के दौरान सॉल्यूशन के दौरान हम इनके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपके ब्रेक के जो चैप्टर है वो तैयार हो जाता है और एक जनरल इंसाइट आपको मिल जाती है जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है कि आपका ब्रेक जो है वो जो रेलवे में ब्रेक्स हैं उनको कैसे रेलवे कोचेज में जो ब्रेक्स हैं वो कौन से होते हैं जो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है या फिर जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे एग्जांपल्स में इसे पता चलता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखा भी होगा तो ये इस तरीके से रेलवे के बैगन्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे ब्लॉक्स जो होते हैं रेलवे के इस तरीके से, ये कौन से एक तरीके से ब्लॉक जैसे ब्रेक्स होते हैं, एक तरीके से शू होता है, यही आके इसके ऊपर चिपकता है ड्यूरिंग द रोटेशन और आपको क्या मिल जाता है, आपको जो है ब्रेकिंग एक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर बी है। द ब्रेक यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल, आजकल के जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उसमें कौन से ब्रेक इस्तेमाल होते हैं, वो हमारे इंटरनल एक्सपैंडिंग शू ब्रेक्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं उसे आपको समझा देता हूँ। जैसे ये व्हील होता है, मान लो कोई ऑटोमोबाइल है, उसका व्हील है, तो व्हील ऐसे कुछ होता है। ये व्हील के टायर्स, मतलब आप समझ लीजिए टायर है पूरा, और इसके जो हब होते हैं, इसी के ऊपर यहाँ पे धुरा हो गया, इसी के ऊपर एक ड्रम सा लगा होता है। इसी ड्रम में जो होता है, ड्रम के अंदर, ड्रम जैसे समझते हो ना, खाली स्थान और ऊपर एक सरफेस, इसी के अंदर ऐसे ब्रेक्स क्या लगे रहते हैं, ऐसे पैड्स लगे रहते हैं। ये पैड्स क्या करते हैं, ये पहले अंदर की तरफ ऐसे लगे होते हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये जाके ड्रम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, मतलब कैसे रेडियली एक्सपेंड करके ये जाके ड्रम के सरफेस पे चिपक जाते हैं और हमें ब्रेकिंग एक्शन मिल जाता है। इसका काम इसे हो। और जब आपके ब्रेकिंग आप हटा देते हो तो ये जो है नीचे की तरफ, यानी सेंटर की तरफ सिकुड़ के, या समझ सकते हो कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ड्रम से के सरफेस से हट जाते हैं और ब्रेकिंग एक्शन जो है वहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल एक्शन, इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक्स क्या होते हैं। तो ये आंसर इसका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द हीट जनरेटेड इन द ब्रेक डिपेंड्स अपॉन, इसका आंसर है ए। कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि जो हीट जनरेटेड होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। और वर्क डन हम कैसे निकाल पाएंगे, अगर मुझे वर्क डन पता चले, फोर्स और डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूँ। अब डिस्टेंस क्या होगा, पर सेकंड डिस्टेंस अगर मैं करूँ तो पर सेकंड डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा, पेरिफेरल वेलोसिटी के बराबर होगा। और एफ किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा म्यू एन के बराबर होगा। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो आपका जो हीट जनरेटेड है, मैं वही सिंपल हीट के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ। और म्यू की एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे पर यूनिट एरिया पे प्रेशर मालूम है, इंटरनल प्रेशर मालूम है जो कि गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल प्रेशर पता है, तो नॉर्मल प्रेशर को अगर मैं जो प्रोजेक्टेड एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाती है, और इसको आप भी से कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि एच जो है हीट जनरेटेड है वो पी और वी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये आंसर आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पे। तो आई होप ये आंसर कैसे आया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स हेल्प टू अप्लाई, ये पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको हेल्प करे ब्रेकिंग में, तो उस ब्रेक को क्या कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम, कई बार घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर है, पहले तो समझ लीजिए आंसर क्या है, पार्सली सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अब सेल्फ एनर्जाइजिंग पे ही ध्यान दीजिए आप। पार्सली मतलब थोड़ा बहुत, सेल्फ एनर्जाइजिंग का मतलब हुआ खुद ही एनर्जी लगा दे, बाहर से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ब्रेकिंग में करते क्या हो, ब्रेकिंग में आप पैर से दबाते हो, अगर ब्रेकिंग एफर्ट ज्यादा लगाना होगा, यानी बहुत ज्यादा तेजी से ब्रेक लगाना हो, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना होता है। लेकिन अगर सेल्फ एनर्जाइजिंग है तो इसका मतलब है कि बस आप थोड़ा सा लगाइए, वो अपने आप उसमें खुद एनर्जी आ जाएगी और वो अपने आप लगा देगी। ये कैसे पॉसिबल होता है उसको मैं समझा देता हूँ एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू। ब्रेकिंग सिस्टम में आप देखोगे तो एक लीवर होता है, सिंपल सा डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक लीवर है इस तरीके से, इस लीवर को के ये वाला एंड जो है इसको मैंने हिंज्ड कर दिया जाता है कहीं से। ये एक जनरल डायग्राम है, इसे आपको याद होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे। इसके इस एंड पे
हम जनरली फोर्स लगाते हैं। ये पी है, मान लो एफर्ट है, यही एफर्ट आप लगा रहे हो, यही आप पैर से लगाते हो। जब आप क्लच लीवर दबाते हो तो वो लीवर यही है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे है। इसके जो लीवर है, इसी पे क्या करते हो कि हम जो है इसकी जो लीवर है इसी पे एक सीट हमें ऐसे चिपका दी जाती है, इसी सीट पे फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है, ठीक है। ये शू समझ लीजिए, ब्रेक शू है। और इसी के ऊपर क्या होगा आपका, ये हमारा व्हील का बेस है या ड्रम है, जिसके ऊपर आपका जो है रोटेटिंग एलिमेंट है, जिसपे ब्रेकिंग एक्शन होना है। तो मान लीजिए ये ब्रेकिंग एक्शन इस तरीके से घूम रहा है। इस तरीके से अगर ये घूम रहा होगा तो इसके सरफेस पे, अब आपको समझ में आ रहा है, अगर पी से ऊपर की तरफ आप जाएगा, यानी लीवर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो शू है, ये जो शू है, ये जाके क्या करेगा, उस ड्रम पे चिपक जाएगा, यानी जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो घूम रही है उस पे चिपक जाएगा, और मुझे उस फ्रिक्शन की वजह से मैं इसे क्या कर पाऊंगा, रोक सकता हूँ, ब्रेकिंग इफेक्ट मुझे मिलेगा। अब ये कैसे करते हो ये देख लो। देखो, जैसे ही ये ऊपर जाके इसमें चिपकेगा तो इसका सरफेस, यानी जो हमारा ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यानी जो मेरा व्हील है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है इस साइड में, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। इस डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो आपका और जो हमारा सीट है उस पर किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली इसके अपोजिट लगेगा। तो सीट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आपको समझ में आया दो चीजें। और एक चीज इसमें देख ले रहे हैं, और कौन से फोर्स लगेंगे। ऑब्वियसली इस व्हील की वजह से हमारे सीट पे एक रिएक्शन भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, उसको मैं मान लीजिए एन मान लेता हूँ। सिमिलर आपको एक रिएक्शन इस पे लगेगा, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, वो एन हो जाएगा। तो ये दोनों है। इसका ये जो व्हील है इससे हम अभी कंसर्न नहीं रख रहे हैं, हम सीधे इस पे आ जा रहे हैं, लीवर वाले केस में। आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे, ऑब्वियसली जब ये फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे तो इसकी वजह से मोमेंट्स जनरेट होंगे। वो मोमेंट क्या करेंगे, ये जो इतने फोर्स हैं ये सारे मोमेंट्स जनरेट करेंगे इस जो हमारे हिंज पॉइंट है। किसी हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट को आप निकालने की कोशिश करिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे ओ है, तो एम जो है मैं ओ के अबाउट निकाल रहा हूँ, सारा एम जितना भी मोमेंट्स है, जितने फोर्स हैं, उन सबका समेशन कर रहा हूँ। इनका समेशन करिए तो पहले फोर्स, अच्छा एक चीज और देख लो, ये मान लो ए है, ये डिस्टेंस, यानी मिड पॉइंट का जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, या नॉर्मल जहाँ पे है, वो उसकी डिस्टेंस ए दी हुई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है ये बी दी हुई है, ठीक है, जो एफर्ट लगा रहे हो। और और एक और चीज, यहाँ से लेके यहाँ वाली डिस्टेंस, ये किसकी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है सी। तो मोमेंट को अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो कैसे निकालोगे भाई, देखो, पी क्लॉकवाइज है तो सबसे पहले पी इंटू जो डिस्टेंस कितनी है, बी है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखिए, ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एन होगी, म्यू एन। म्यू एन भी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लिखिए, म्यू एन फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, सी है, यहाँ पे सी लिख दिया। फिर कौन सा फोर्स बचा, केवल एन बचा हुआ है, एन को मल्टीप्लाई करिए, निगेटिव डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एन इंटू बी। ये हुआ, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हम रिज्यूम करेंगे। यहां से मुझे एक चीज मिलेगा, एफर्ट की वैल्यू मिलेगी। एफर्ट की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, एफर्ट की वैल्यू हम लिखेंगे, एन को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बी माइनस म्यू सी होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, अपॉन बी। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा, एफर्ट का एक्सप्रेशन, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करे टू अप्लाई द ब्रेकिंग, कैसे हेल्प कर रहा है, देखो आप एफर्ट इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का भी मोमेंट बन रहा है, यानी पी का मोमेंट देखिए, पी का मोमेंट भी इस डायरेक्शन में, और आपके जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या है, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर करते हो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है खुद ही मोमेंट जनरेट करता है और अपने ब्रेकिंग सिस्टम को परफॉर्म करता है। इस वजह से इसको हम पार्सली सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। आपको समझ में आया। अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, ये जो इक्वेशन है इसे आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कौन सा सेल्फ लॉकिंग है या सेल्फ एनर्जाइजिंग है। ये सेल्फ एनर्जाइजिंग का केस है, लेकिन अगर यहीं बी जो है, यानी बी जो है वो म्यूसी के बराबर हो जाए तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सेल्फ लॉकिंग का केस हो जाएगा। और बी अगर कम हो जाए म्यूसी से तो ये कौन सा केस हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा अनकंट्रोल्ड ब्रेकिंग सिस्टम। तो यहाँ से तीन कंडीशंस निकल के आती हैं। एक सेल्फ एनर्जाइजिंग, जो पहला केस है, यानी आपका बी जो है वो ग्रेटर देन है म्यू सी, तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ एनर्जाइजिंग। और अगर बी इक्वल टू म्यू सी हो जाए तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ लॉकिंग। और इफ बी इज लेस देन म्यू सी हो जाए तो हम इसे बोलेंगे अनकंट्रोल्ड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट आपका 12.6 में देखते हैं। फॉर द ब्लॉक ब्रेक विथ लॉन्ग सू, हमारे पास जो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होगा। एक चीज देखो, यहाँ पे जो आंसर है वो पहले मैं आपको बता दूं, आंसर ए है। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि 4 sin थीटा होता है अपॉन नीचे 2 sin थीटा, और यहाँ पे 2 sin थीटा। याद करने का तरीका बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि कैसे होता है। सिंपल सा है, जानने के लिए बस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। होता क्या है, जब शॉर्ट सू होता है, जैसे सू है, यही तो जाके आपके उस पे लगता है। अगर ये सू छोटा है, यानी 45 डिग्री से कम एंगल ये सबटेंड करे सेंटर पे व्हील के, तब तो इसे हम शॉर्ट सू बोलते हैं। और ये अगर 45 डिग्री से ज्यादा एक्सटेंड सबटेंड करे कोई भी सू, यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ इस चीज को। देखो, ये मान लो व्हील है, व्हील के ऊपर पैड कहाँ पे होगा, ये मान लो सू पैड है। अगर सू पैड जो है सेंटर पे 45 डिग्री से कम एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे शॉर्ट सू के साथ। तब हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन सब मान सकते हैं कि भाई यहाँ से नॉर्मल आपको मिल रहा है, रिएक्शन नॉर्मल मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये 45 डिग्री से ज़्यादा एक्सटेंड करना शुरू करता है सेंटर पे, तो ये लॉन्ग ब्रेक बन जाता है, लॉन्ग सू वाला ब्रेकिंग सिस्टम बन जाता है। तो वहाँ पे जो आपका एजम्पशंस होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, और उस केस में हमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसे हमें निकालना होता है। तो वो हमारा जो है, ये ए पॉइंट जो है वो हमारा इस केस में हमें जब कैलकुलेशन करोगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। और ये एक्सप्रेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा याद रखने के लिए है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल बस याद रखना कि इसका क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ब्लॉक ब्रेक से संबंधित है। ब्लॉक ब्रेक्स द रेशियो ब्लॉक विड्थ टू ड्रम डायमीटर इज केप्ट। ये भी एक नॉलेज का क्वेश्चन है, यानी आपको याद रखने वाली चीज है। इसमें आंसर आएगा बी, सिंपल सा आंसर आपसे याद रखिए। ये पॉइजन रेशियो से कुछ रिलेटेड आंसर इसका आ रहा है, तो आप ऐसे ही भी याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 12.8। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रेक आर्म फ्रॉम ग्रैबिंग द मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अबाउट द पाइवोट ऑफ ब्रेक आर्म शुड बी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, लेस देन द मोमेंट ऑफ द एफर्ट अबाउट द पेवोट ऑफ द आर्म। ये आंसर ही इसका पहला ये आंसर सही होगा। क्यों, अगर जो जो एफर्ट का मोमेंट है, अगर उससे ज्यादा अगर आपको सेल्फ ग्रैबिंग से बचाना है, तो क्या होना चाहिए, जो मोमेंट होना चाहिए किसका, फ्रिक्शन फोर्स का, वो कम होना चाहिए एफर्ट के मोमेंट से। यानी जो, अगर आप ऊपर वाली फिगर को ये देखो, ये एफर्ट है, इस एफर्ट का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट जो होगा, वो इसके जो फ्रिक्शन फोर्स का, मान लो फ्रिक्शन फोर्स ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट जो होना चाहिए उससे उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट कम होना चाहिए एफर्ट के मोमेंट से, अदरवाइज क्या होगा, ग्रैब कर जाएगा और आपका सिस्टम सही से नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आया होगा। इस केस के आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, अब आ जाइए 12.9 पे। 12.9 एक कैसा क्वेश्चन है, 12.9 जो है ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा लग रहा है देखने में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि सिंगल ब्लॉक ब्रेक विथ 300 डायमीटर ब्रेक ड्रम इज सोन इन फिगर। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, द डायमेंशंस आर इन एमएम, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व 75 टॉर्क ऑफ इट। ये जो टॉर्क जनरेट हो रहा है व्हील के थ्रू, उसको ऑब्जर्व करने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ड्रम एंड लाइनिंग जो दी है वो दी हुई है आपको। द प्रेशर ऑन द ब्लॉक इज यूनिफॉर्म है। आपको फोर्स पी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी रिवर्स क्वेश्चन है, यानी आपसे एफर्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पे तो किस उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पे कितना फोर्स इस साइड में घूम रहा है ये, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स, व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स ये होगा म्यू एन। ये फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आर से, तो हमें निकल के आ जाएगा टॉर्क कितना है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन इंटू आर, ये होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 75, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे म्यू की वैल्यू रखिए 0.35,
एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, रेडियस दिया हुआ है 150 mm दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 300 था तो उसका हाफ हो जाएगा 150। यहाँ से एन मुझे निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। इस एन की वैल्यू को आप क्या करिए, एन की वैल्यू निकल गई। अब मुझे, अब दूसरी चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं, एक सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपने जैसे एन हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लीवर पे ध्यान दीजिए। इस लीवर पे अब सारे फोर्सेस को एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला फोर्स हटा दे रहा हूँ। अब व्हील से मेरा कोई मतलब नहीं, अब हमें सिर्फ सिर्फ लीवर पे ध्यान देना है। तो लीवर पे कौन से फोर्स होंगे, एक तो व्हील के सरफेस के थ्रू जो रिएक्शन यानी गया था वो नॉर्मल, ये है एन है। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, व्हील पे जो फ्रिक्शन फोर्स था इस डायरेक्शन में था, तो इस पे यानी जो हमारा सू होगा उस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इधर इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू होगी म्यू एन के बराबर ही होगी, ठीक है। और क्या है इसमें फोर्स, एक तो एफर्ट वाला ये फोर्स है ही है, तो ऑब्वियसली ये चीज हटा देते हैं, एन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट के अबाउट, ये मान लो कोई से भी पॉइंट हो, ओ पॉइंट है, इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ले लूं तो ये जीरो आना चाहिए। ये मोमेंट जीरो आएगा तो कैसे निकालोगे आप, सिंपल सा मतलब है कि पी इंटू कितने है, ये 450 mm है, दोनों जोड़ लिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर आप देखो म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली इसे पॉजिटिव रखिए। म्यू एन इंटू कितनी डिस्टेंस है, ये 50 दी हुई है, तो 50 आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। फिर कौन सा फोर्स बचा आपके पास, नॉर्मल बचा। नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव में रख रहा हूं मैं। एन इंटू कितनी दूरी है 200, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200 mm है, इसको जीरो करिए। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है, नोन है, तो हमारे पास एन नोन है, हमारे पास म्यू पता है, तो हमारे को केवल केवल पी चाहिए। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो मुझे पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इस पी की वैल्यू जो आएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू जो आ रही है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, वो आएगी, ऑप्शन सी होगा, एक सेकेंड, हाँ 580 के करीब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपना नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारे 12.9 है उसका आंसर सी है। इसे कैलकुलेट जरूर करना, ये आंसर, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे न्यूमेरिकल के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को देखें, ये बैंड ब्रेक से संबंधित क्वेश्चन लग रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या पूछा गया है, ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्रेक ऑफ डायमीटर इतना 0.5 मीटर इन ए बैंड ब्रेक सिस्टम एज सोन इन फिगर, द रैपिंग एंगल 180 दिया हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड बैंड इज इतना 0.25, द ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड पूछा गया है, ब्रेकिंग टॉर्क पूछा जा रहा है। तो ब्रेकिंग टॉर्क पहली चीज निकालने का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग टॉर्क होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा रोप लगा हुआ है, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये इस पे टेंशन होगा, इसे T1 बोलेंगे, ये आपका T1 होगा। और एक आपका, ये आपका T2 होगा, ठीक है। और सिमिलरली ये हमारे जो है क्या लग रहे हैं, ये हमारे टेंशन होंगे, किसमें होंगे, रोप में होंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली जब इसे यहाँ से आप 400 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो T2 की वैल्यू आपको पता चल गई। अब हमें T1 की वैल्यू पता करनी है यहाँ पे। और एक बार T1 और T2 की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम जो ज़्यादा ऑब्वियस, अच्छा देखो ये रोप ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में जाएगी, इधर आप खींच रहे हो, तो ये वाला जो T1 है ये टाइट साइड हो गया। तो T1 माइनस T2 अगर ये मैं निकाल पाऊँ और इसको मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही टॉर्क होगा, यही क्या हो जाएगा, यही ब्रेकिंग टॉर्क होगा जो मुझे चाहिए। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा अब इसे, अब मुझे T1 और T2 मुझे पता है, तो एक इक्वेशन आपको पता होगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, थीटा जो है रैप एंगल है, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 180, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए अपॉन 180, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा पाई। तो पाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, म्यू की वैल्यू रख दीजिए, T2 मुझे पता है, T1 मुझे यहाँ से आ जाएगा। T1 एक बार आ गया, T2 आ गया, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 0.5 डायमीटर दिया हुआ है तो इसका हाफ कर दीजिएगा, रेडियस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है 12.10 का बी आंसर होगा, यानी 54.2 आंसर आपका इस केस में आएगा। क्लियर है।
अब आ जाते हैं हम लोग इस पे 12.11 पे। ये भी एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को देखें, डिफिकल्ट लेवल है। ये ब्लॉक डायग्राम, ब्रेक इज सोन फिगर, द डायमीटर ऑफ द ब्रेक 300 दिया हुआ है ड्रम का। मीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है फॉर एन एक्चुएटिंग एफर्ट। इसके लिए ब्रेकिंग टॉर्क निकालनी है। अब ब्रेकिंग टॉर्क निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली ब्रेकिंग टॉर्क किस पे लग रहा होगा? इस व्हील पे लग रहा हो। व्हील का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो मुझे टॉर्क निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए म्यू एन इंटू आर। ये हमारा टार्क होगा। तो म्यू हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एन नॉर्मल है, आर रेडियस है, ठीक है। अब आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। बेसिकली मुझे एन चाहिए जो कि लीवर के डायग्राम से मिलेगा। अब लीवर के डायग्राम पे ध्यान दीजिए आप। लीवर के डायग्राम को ध्यान दीजिए। तो हम इसको क्लियर एक बार फिगर हटा देते हैं। अगर ये हमारा जो लीवर है, व्हील है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा और हमारे सूप इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। किस पे? व्हील पे। तो व्हील के डायरेक्शन के अपोजिट में आपका जो है सू पे होगा। तो सू का फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये होगा सिंपल सा। और हम बाकी सबको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा जो सू है उस पर फ्रिक्शन फोर्स। और सू पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा सरफेस की वजह से वो ऊपर की तरफ होगा। ये मान लो एन हो गया, ठीक है। ये वर्टिकल है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है तो आप इग्नोर करिएगा। ये 400 है। यहाँ पे म्यू एन है। एक चीज और ध्यान दो, म्यू एन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हिंज पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो ऑब्वियसली म्यू एन का जो वो है, क्या है आपका मोमेंट होगा, वो जीरो होगा। तो सिर्फ मोमेंट किसमें है? केवल एन और 400 फोर्स को, इसको लेके मोमेंट निकालना है। जब इसको हम निकालेंगे तो हमें सिंपली इक्वेशन क्या होगा? ये मान लो पॉइंट ओ है, तो मोमेंट अबाउट ओ क्या हो जाना चाहिए? एन मल्टीप्लाइड विथ 200, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस रख सकते हो, प्लस 400 मल्टीप्लाइड विथ 600। ये क्या होना चाहिए? जीरो। यहाँ से एन निकल के आ जाएगा जो मुझे जरूरत है। जब एक बार आपको एन निकल के आ गया तो टॉर्क निकाल लीजिए। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एन इंटू आर। तो म्यू हमें पता है, एन पता हो गया, आर हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो आएगा यहाँ पे वो आंसर होगा आपका सी। इस आंसर को हम लोग 112.11 का आंसर है। और एक बार आप इसे ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा जैसा मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंड ब्रेक का है। अगेन सेम क्वेश्चन है, इसे आप भी ट्राई करें, डिफिकल्ट लेवल है। Band brake consists of lever attached to the one end, the other end of the band is fixed to the ground. The wheel has radius, यहाँ पे radius दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। The wrap angle दिया हुआ है 270. The braking force applied to the lever is limited to 100. यहाँ पे 100 braking effort आप लगा रहे हो। Coefficient of friction between band and wheel दिया हुआ है 0.5, ठीक है। No other information. Maximum wheel torque can be applied to the braked. मैक्सिमम टॉर्क आपसे पूछा गया है। अगेन हमें वही चीज निकालना है, T1 माइनस T2 इंटू आर। ये अगर आप कर लेते हो यही टॉर्क आएगा जो हमें टॉर्क चाहिए, ठीक है। इस टॉर्क को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? T1 और T2 चाहिए। एक चीज मुझे पता है कि जब आप इसे नीचे की तरफ करोगे तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे एक टेंशन लगेगा और एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है, सीधे सीधे आप देखो। ये क्या है? ये बैंड ही तो है। एक टेंशन यहाँ पे लग रहा हो, इस टेंशन को मान लो ये T1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए T2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइट साइड होगा T1 और ये T2 हमारा क्या होगा? लूज साइड होगा। ऑब्वियसली जब नीचे की तरफ खींचोगे तो मूवमेंट किस तरफ है? इस तरीके से आपका रोप घूम रहा है। तो रोप का जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। अब आप देखो कि T1 और T2 के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? T1 अपॉन T2, ये किसके बराबर होगा? ई की पावर म्यू थीटा। म्यू की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। 270 को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑब्वियसली 270 इंटू पाई बाई 180, आप फिर वैल्यू आप रख दीजिए। और अब हमें यहाँ से एक रिलेशनशिप T1 T2 में आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है उससे, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये हिंज्ड पॉइंट है। ये T2 होगा, रोप एक ही है तो T2 होगा। T2 का मुझे वैल्यू निकालनी है। T2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट को O मान लो और O के अबाउट मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो कर दो। तो 100 इंटू टू, ऑब्वियसली 100 इंटू टू क्लॉकवाइज, प्लस माइनस सॉरी माइनस T2 इंटू वन होगा। T2 इंटू वन किस लिए? एंटी क्लॉकवाइज T2 फोर्स लग रहा है। इसको जब आप जीरो करोगे तो यहाँ से T2 आपकी वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। इस T2 वैल्यू को आपको क्या करना है? यहाँ से ले जाके इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। इससे मुझे T1 निकल के आ जाएगा। तो वंस आपने एक बार T2 निकाल लिया, एक बार T1 निकाल लिया, दोनों को फिर
आप इस वाले इक्वेशन में पुट करिए। इस वाले इक्वेशन में T1 और T2 की जगह पे पुट करिए और R ऑलरेडी गिवन है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो इसमें आ रहा है वो 382 के करीब आएगा। इसे आप सॉल्व कर लेना और जरूर करना, आंसर को एक दो बार प्रैक्टिस करना, सफिशियंट है। ब्रेकिंग के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दी लिसनिंग।